अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं इमरान स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल से हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 5, सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 5, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थर्मोकेमिस्ट्री। बच्चों, कल हम इंथैल्पी की बात कर रहे थे। थोड़ा सा और सिंपल करके बता दूं बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। उस हीट, कितनी हीट रिलीज हुई, इसको हम किस फॉर्म में मेजर करते हैं? इंथैल्पी चेंज। उसको हम इंथैल्पी चेंज कहते हैं। -200 किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जाम्पल, माइनस का मतलब होगा हीट रिलीज हो रही है, मैग्नीट्यूड कितना है 200 किलो जूल पर मोल का मतलब 1 मोल बनाने के लिए। तो बेटा ये, और अगर आप किसी चीज को फॉर्म कर रहे हो, कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसके एलिमेंट से हो रहा है फॉर्म, आप बनाना चाह रहे हो SO3, किससे बना रहे हो? S से। 1 मोल अगर आप फॉर्म कर रहे हो, उसके एलिमेंट से फॉर्म कर रहे हो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से यहाँ 3 लाने के लिए आपने 3/2 लगाया है, ये गैसेस। तो ये कुछ बातों का ख्याल रखना होगा कि उसके एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होते हैं। 1 मोल बनाने के लिए जितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसे आप लोग क्या कहते हैं? इंथैल्पी, हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर उसके एलोट्रॉप है तो एलोट्रॉप कौन सा वाला लोगे? स्टेबल एलोट्रॉप लोगे, जो रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर आपने इसके साथ बेटा स्टैंडर्ड लगा दिया है तो स्टैंडर्ड का मतलब आपका टेम्परेचर आमतौर पे कितना रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस। आपका प्रेशर कितना रहेगा? 1 बार। अगर 1 बार ना लिखा हो तो 1 एटमॉस्फेयर का ऑप्शन भी ले सकते हो। ये बातें हमारी लास्ट टाइम हमने कर ली थी। हमने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहा था कि वो चीज़ें जो नेचर में पाई जाती हैं, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में पाई जाती है? O2। तो इसके लिए आप इंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या लोगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी क्या लोगे? 0। हाइड्रोजन 0। सल्फर कौन सा वाला? रोम्बिक 0। कार्बन ग्रेफाइट क्या लोगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। ये लास्ट लेक्चर में हमने ये तमाम बातें कवर कर ली थी। बच्चों, आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें कवर करनी हैं वो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज। छोटा लेक्चर है आज का, बड़ा लेक्चर नहीं होगा। सिर्फ टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज आप लोगों ने कवर कर दिए। मुख्तलिफ तरह की इंथैल्पीज को कवर करना है हमने, और डिफरेंट तरह की इंथैल्पीज को कवर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर चुका था। आज मैं बात कर रहा हूँ इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन किसी भी सब्सटेंस के कंपाउंड के 1 मोल को जलाओ। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को, CH4 का 1 मोल ले लो, एक्सेस ऑफ एयर में चलाओ, कंप्लीट कंबस्शन करो। कंप्लीट कंबस्शन करोगे तो बेटा इसके लिए जो तुम्हें क्या बन जाएगा? कंबस्शन का रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए। ये मीथेन की कंबस्शन का रिएक्शन कितना कंपाउंड करना है? 1 मोल कंपाउंड की कंबस्शन करनी है बेटा। तो लिहाजा इस चीज़ को कभी बैलेंस नहीं करना, बाकी चीज़ों को बैलेंस करना है। इसको 1 मोल ही रखना इसके लिहाज से। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 4 हो गए। ये लो इनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में।
ये काम करने के लिए जितनी हीट रिलीज होगी उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और अब हम तमाम स्टैंडर्ड इंथैल्पीज़ की बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस का ख्याल रखेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास कितनी है? 25 डिग्री सेल्सियस, 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 मोल आपके पास नेगेटिव। आपसे कहा कि कार्बन की कंबस्शन की, तो कार्बन कौन सा वाले लोगे बेटा? कार्बन से मुराद यहाँ पर ग्रेफाइट होगा। स्टैंडर्ड कंडीशंस की अपन बात कर रहे हैं, हर जगह स्टैंडर्ड नहीं लगा रहा हूँ। एंथैल्पी अब कौन सी वाली होगी? स्टैंडर्ड वाली ही होगी। कार्बन की कंबस्शन बेटा, कार्बन को जलाया, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रोसेस के अंदर बेटा जितनी हीट रिलीज होगी, यहाँ पर कंबस्शन या छोटा सा सी लिख दो। हाइड्रोजन की कंबस्शन, 1 मोल हाइड्रोजन की कंबस्शन, तो डेफिनेशन क्या होगी? इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली कंबस्टेड इन एक्सेस ऑफ एयर। कार्बन की कंबस्शन कर रहे हो ना, कार्बन की कंप्लीट कंबस्शन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन की पार्शियल कंबस्शन अगर करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन, अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूसली कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है, रुक रुक के हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कंप्लीट कंबस्शन। तो मैंने क्या करना है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ऑफ कंपाउंड कंप्लीटली combusted in excess of air। ये काम करने के लिए बच्चों जो इंथैल्पी चेंज होगा, उस इंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या नाम देंगे? इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। सी लगा देंगे पर H2। चलो लिक्विड लिख देता हूँ यहाँ पर। एक और यहाँ पर वाटर की, बच्चों एक मिनट सुनो, वाटर की स्टेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। वाटर की स्टेट क्या लिखें बेटा? अगर रूम टेम्परेचर पर है तो ये वाटर क्या लिखोगे? अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 125 डिग्री सेल्सियस होता तो वाटर की स्टेट में क्या लिखता? गैसेस। अगर टेम्परेचर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो वाटर कौन सी हालत में होगा? गैसेस स्टेट में। अदरवाइज कौन सी हालत में होगा? लिक्विड के फॉर्म में होगा। कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो वाटर को किस फॉर्म में ले लो? लिक्विड की फॉर्म में ही लो। कोई कंडीशन नहीं दी हुई, रूम टेम्परेचर इसलिए लिखा। ये हाइड्रोजन के कंबस्शन की रिएक्शन। 1 मोल सब्सटेंस को आपने इथेन को कंबस्ट करना, चले इथेन को, इथेन, मीथेन, इथीन, इथाइन, इन सब की कंबस्शन तो आपको आती है। इथेनॉल को कंबस्शन करना है या मिथेनॉल को CH3OH प्लस O। कितना लोगे? 1 मोल। कंबस्शन की इक्वेशन लिखना सीखो। 1 मोल लोगे एयर की मौजूदगी में, एयर एक्सेस में होगी। प्रोडक्ट आपके पास क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन जब भी करोगे, प्रोडक्ट आपको आमतौर पर ये मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा, वो एंथैल्पी चेंज कैसा होगा? नेगेटिव। उसे आप कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अगर आपको बैलेंस करना है तो 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 लगा दो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 4, 1 ये रहा। यहाँ पर 4 करने हैं आपको तो ये लगा दो, 3 ऑक्सीजन ये रहे, 4 होगा पूरा। ये गैस, लिक्विड, कंबस्शन की क्वेश्चन है बेटा। तमाम कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन तमाम रिएक्शंस के लिए हमेशा नेगेटिव होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। किसी चीज़ का फॉर्म होना आमतौर पे नेगेटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, यहाँ से आप लोग कुछ पहचान ध्यान में रखते रहो, कौन से रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, कौन से वाले रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। तो फॉर्मेशन के रिएक्शन आपको पता है मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। जनरली आपको नेगेटिव नजर आएंगे। तुक्का मारना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का तो नेगेटिव से मारो। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑलवेज नेगेटिव। अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन 200 है तो बेटा माइनस का साइन खुद भी लगा लेना, खुद ही लगा लेना। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा कहाँ होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है।
ठीक है ना। चलो एक छोटी सी कैलकुलेशन एक रिपीट करवाने के लिए चलो एक हम सवाल बनाते हैं और उस सवाल को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनॉल की कंबस्शन की इक्वेशन अगर मैं आपसे कहूँ लिखें, एक्सेस ऑफ एयर में जलाओगे क्या बनाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा? वाटर। 1 मोल के लिए बना रहे हो, ये वाली साइड कभी बैलेंसिंग नहीं करोगे, इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें बैलेंस करोगे। 2 कार्बन लगा दिया, हाइड्रोजन 6, 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? 4 और 3 7, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 7/2। ये गैस की फॉर्म। फर्ज करते हैं बच्चों इस सवाल में मुझे हीट ऑफ कंबस्शन गिवन है और हीट ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन मुझे दी हुई है -300 किलो कैलोरी पर मोल। 1 मोल के लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ पर मोल के लिए बता। आपको उसने दे दिया है इसके डेल्टा HF की वैल्यू, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू -90 किलो कैलोरी पर मोल। इसके डेल्टा HF की वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल -70 किलो कैलोरी पर मोल। हीट ऑफ कंबस्शन दी हुई है मुझे, इसके डेल्टा HF की वैल्यू आपसे पूछ ली गई, या इसकी भी देकर पूरा हीट ऑफ कंबस्शन पूछ सकता था। आज वो कल मैंने उस तरह का क्वेश्चन करवाया था कि ये 3 वैल्यूज़ पता है, टोटल हीट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाई थी। आज दोबारा तो डायरेक्ट डेल्टा एच मुझे रिएक्शन का कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कितना है? -300। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एंथैल्पी का, एंथैल्पी चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन से? सबसे पहले कोफिशिएंट लिखो 2, कार्बन डाइऑक्साइड -90, और प्रोडक्ट कौन है? प्लस -70 3 मल्टीप्लाई बाय -70। किसकी कहानी ख़त्म? प्रोडक्ट की कहानी ख़त्म। आ जाओ रिएक्टेंट के ऊपर। रिएक्टेंट में मुझे ये डेल्टा HF मालूम करना है, किसका? एथेनॉल का। प्लस ऑक्सीजन के लिए बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? 0। मैं क्या कर रहा हूँ? हीट ऑफ कंबस्शन की मदद से हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, या आप हीट ऑफ फॉर्मेशन की मदद से हीट ऑफ कंबस्शन निकाल सकते हैं। ये भी ये देकर ये पूछा जा सकता था। -300 कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा? -180। ये कितना हो जाएगा? -210। ठीक है, और ये माइनस डेल्टा HF। ओके बच्चों, ये कितना आ गया? माइनस ये हो जाएगा 80 ऐड करो, 290 390 -390 माइनस डेल्टा HF। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनस, अब डेल्टा HF को बेटा यहाँ ले आओ, यहाँ प्लस का हो जाएगा डेल्टा HF आकर, ये माइनस का 390, वहाँ जाकर ये प्लस का 300। आंसर क्या आ गया बेटा तुम्हारे पास? 90 माइनस के अंदर किलो कैलोरी पर मोल। तो ये मेरे पास एथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल आए। किसी भी रिएक्शन के अंदर आप वैल्यूज़ के ज़रिए इस तरह से इंथैल्पी चेंज, ये फार्मूला आप किसी भी रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की बात। ओके बच्चों, पॉज करके कॉपी कर लो इसको। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, किसी भी सब्सटेंस का कितना जलाओगे? 1 मोल कंप्लीटली कंबस्टेड इन एक्सेस ऑफ एयर। तो ये जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस एंथैल्पी चेंज को हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे। उम्मीद है कल जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे, कई बच्चों ने कमेंट्स में आंसर नहीं लिखा है उसका। आंसर लिख दीजिए उसका, सॉल्व करके उसका आंसर लिख दें आप लोग। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि कई बच्चों ने नहीं लिखा होगा, उन्होंने सॉल्व भी नहीं किया होगा। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के बाद बच्चों, अच्छा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैं तुम्हें एक सवाल, एक और चीज़ कंबस्शन के हवाले से बता देता हूँ। मीथेन, मैंने तुमसे कहा कि मीथेन के जो हीट ऑफ कंबस्शन है वो है -800 किलो जूल पर मोल।
स्टैंडर्ड हीट। मैंने कहा बच्चों ईथेन की हीट ऑफ कंबस्शन है -1200 किलो जूल पर मोल, यानी इसका 1 मोल जलाते हो तो -800 किलो जूल पर मोल की एनर्जी मिलती है, इसका 1 मोल जलाते हो तो -1200 किलो जूल पर मोल की एनर्जी मिलती है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बच्चों बताओ इन दोनों में से बेहतर फ्यूल कौन सा है, तो आप बेहतर फ्यूल किसे समझोगे? चलो जवाब दो, बताओ किसको, आपको क्या लग रहा है? मीथेन ज़्यादा बेहतर फ्यूल है या ईथेन ज़्यादा बेहतर फ्यूल है? तो अब सारे बच्चों का माइंड जा रहा होगा ईथेन ज़्यादा बेहतर फ्यूल है, लेकिन इसको ऐसे चेक नहीं करना। क्या पता है इथेन ही ज़्यादा बेहतर फ्यूल हो, लेकिन चेक करने का तरीका सिर्फ डेल्टा एच नहीं है। उसके लिए मैं एक टर्म आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू बेटा कौन सी वैल्यू है? कैलोरीफिक वैल्यू आपको ये बताती है कि कौन सा फ्यूल ज़्यादा बेहतर है, कौन सा फ्यूल कम बेहतर है। हमारे लिए अच्छा फ्यूल कौन सा होगा जो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू का जो फॉर्मूला बना देता हूँ मैं इसका, यहाँ पर होगा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ऊपर रखूँगा मैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास चाहूँ तो मैं फॉर्मूला नहीं बना के तो आप वैसे स्टेचोमेट्री से भी कर सकते थे कि 1 मोल के लिए बेटा कितना बन रहा है? -800 किलो जूल। 1 मोल का मतलब CH4 में कितने ग्राम होंगे? 16 ग्राम। 16 ग्राम के लिए ये वैल्यू है। 1 ग्राम के लिए कितनी होगी बेटा? -800 डिवाइडेड बाय 6। चाहो या फॉर्मूला लगा दो स्टेचोमेट्री से भी, इसलिए बता रहा हूँ कि डेल्टा एच के क्वेश्चन को भी स्टेचोमेट्री से डील किया जा सकता है। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अब मैं मीथेन के लिए निकाल रहा हूँ, पहले मीथेन की निकाल रहा हूँ। इसकी कितनी है? -800। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 किलो जूल। यानी ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ये 1 ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये मीथेन के 1 ग्राम के लिए वैल्यू है। इथेन के लिए कर लेते हैं, इथेन के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं कैलोरीफिक वैल्यू का। बेटा इथेन का कितनी दी हुई है? -1200। और अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर मास 30 निकल आएगा, इथेन C2H6 24 और 6 30, 3 1 3 3 4 12, ये कितना आ गया? -40। चलो ये भी माइनस में आएगी, -40। किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है? मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब मीथेन इज़ बेटर फ्यूल एज कंपेयर टू इथेन। तो कैलोरीफिक वैल्यू, अगर हीट ऑफ कंबस्शन आपको पता हो तो आप उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं? आप उसकी मदद से निकाल सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का फ़ायदा क्या होगा बच्चों? फ़ायदा ये होगा कि आप फ्यूल को जज कर सकते हैं फ्यूल कितना बेटर है। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ फ्यूल होगी। कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना अच्छा फ्यूल। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन से बेटा एक छोटी सी बात ये भी निकाली जा सकती है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट कॉपी कर लिया हुआ आपने। अब आप अगर आपको हीट ऑफ कंबस्शन दे दी जाए, हीट ऑफ कंबस्शन अगर बच्चों आपको पता हो और आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है, या ऑर्डर में अरेंज कर दो, जो सबसे अच्छा फ्यूल है उसको पहले लिखो, उससे बुरा, तो आप हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू अगर गिवन है तो आप निकाल सकते हैं। आपने सिंपल एक काम करना है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंथैल्पी है हमारे पास, और हम सारी इंथैल्पी अब कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ही कर रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आप सबको मालूम है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। और इस प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। HCl, एक्वस, NaOH
एक्वस, ये आपस में मिलेंगे, मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, NaCl एक्वस और H2O लिक्विड। बेटा एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। ओके बच्चों, अच्छा असल में देखो न्यूट्रलाइजेशन, अब ये जो एक मोल, चलो मैं इसको डिफाइन में बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, HCl एक्वस में स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज। तो ये किस फॉर्म में हो रहा होगा बेसिकली, एक्वस में। NaOH किस फॉर्म में होगा बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपके पास वाटर। न्यूट्रलाइजेशन को मैंने इस तरह से करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो गया NaCl। तो अब ज़रा गौर करो, देखो कहाँ कहाँ चेंज आया है और कहाँ कहाँ चेंज नहीं आया। आप देखें सोडियम आयन यहाँ पर किस फॉर्म में है, एक्वस, यहाँ पर भी किस फॉर्म में, एज इट इज। Cl नेगेटिव आयन बेटा यहाँ पर भी किस में है, एक्वस में, यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि बेटा जिस हालत में सोडियम आयन यहाँ पर है, उसी हालत में सोडियम आयन यहाँ पर है, कोई भी एंथैल्पी चेंज इसके लिए तो नहीं होगा। क्या इसकी स्टेट चेंज हो रही है, नहीं। क्या Cl माइनस आयन की, असल में पूरे न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन हो कौन सा रहा है, पूरे न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन जो हो रहा है वो ये हो रहा है। तो जितना भी इंथैल्पी चेंज है, उस इंथैल्पी चेंज का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ये है वाटर का बनना। ये जैसे पहले थे बेटा एज इट इज, प्रोडक्ट में भी इसी सूरत में, तो यहाँ पर तो कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही। इंथैल्पी अगर ये देखो, इस रिएक्शन का जो पूरा इंथैल्पी चेंज है, इसे वैसे हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इस पूरे रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, अभी मैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, इस पूरे रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस रिएक्शन में, ये क्या बन रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा है वाटर। H आयन और OH आयन मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। बेटा इसे कहते हैं, इसे कहते हैं ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है। एसिड बेस के लिए हम इसको ये बोलते हैं 1 मोल ऑफ H आयन, व्हेन 1 मोल ऑफ H आयन इज कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ H आयन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, then enthalpy change is called enthalpy of neutralization. Enthalpy change is called enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization के अंदर सारा, अब ये ध्यान में रखना, चूंकि हर एसिड बेस के रिएक्शन में काम तो यही होना, लिहाजा enthalpy of neutralization की वैल्यू फिक्स है। वो फिक्स वैल्यू आप याद कर लो, ये मेरा मशवरा, -57.4 किलो जूल पर मोल। किलो कैलोरी में ये वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। आप जूल वाली वैल्यू याद कर लो। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 1 मोल H आयन 1 मोल OH आयन 1 मोल वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी चेंज क्या कहलाएगा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इस रिएक्शन के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के लिए ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, -57.4 किलो जूल पर मोल या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल।
ये मैंने वैल्यू किसके लिए बताई है बच्चों? ये वैल्यू जो बताई है ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बताई है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बताई है। और बच्चों यहाँ पर एक और बात भी आप लोगों ने देखी कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब तुम्हें कहीं भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन नज़र आएगा, वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बात समझ में आती है? ओके, ये आपके पास रिएक्शन हो गया इसका। अच्छा, अब अगर मैं वीक एसिड ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड ले लूँ या वीक बेस ले लूँ, दोनों में से कोई एक चीज़ वीक ले लूँ, आपको क्या लगता है ये वैल्यू क्या उतनी ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए अगर मैं नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दूँगा। मैंने एसिड ले लिया, चलें वीक एसिड ले लिया मैंने। असल रिएक्शन आपको मालूम है एच हो रहा है। क्या इसके भी डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों -57.4 ही होगी? नहीं, इसके डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा, आप अगर कोई भी एसिड या वीक बेस लेंगे, अगर आपका एसिड या बेस वीक होगा, अगर आपका वीक एसिड हो या वीक बेस हो, इनमें से कुछ भी हो, तो डेल्टा एच की वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू मस्ट बी लेस देन -57.4 किलो जूल पर मोल। सर एसिड वीक एसिड ले लिया, वीक बेस ले लेते आप, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते तो भी, सर दोनों वीक ले लें, दोनों वीक ले लें तो भी ये वैल्यू कि -57.4 की वैल्यू रेफरेंस वैल्यू है। इसको जहन में रख लो, अच्छी बात है, काम में आएगी। -57.4 से बच्चों वैल्यू कम आएगी अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक हो जाए या बेस वीक हो जाए या दोनों चीज़ें वीक हो जाए। चलो समझ लेते हैं कि इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो आई मेरे पास, ये तो आएगी नहीं, ये वैल्यू आई -40 किलो जूल पर। कम आएगी, फर्ज करता हूं मैं ये इस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू। सवाल ये है कि ये बाकी हीट गई कहाँ पर? इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो हीट रिलीज होनी थी वो थी -57.4 किलो जूल पर मोल, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -40 किलो जूल पर मोल। बाकी हीट गई कहाँ पर? बाकी हीट उड़ नहीं गई, बाकी हीट यूटिलाइज, देखो ये तो पूरा पूरा आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन क्या ये वीक एसिड है, क्या ये पूरा पूरा आयोनाइज होगा? क्या ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा? ये तो वीक एसिड है, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको मुकम्मल तौर पर आयोनाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? हीट चाहिए होगी। ये पूरा आयोनाइज नहीं हुआ, ये पूरा आयोनाइज हो गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये वीक एसिड है, ये पूरा पूरा आयोनाइज नहीं हुआ, ये बहुत कम, फॉर एग्जांपल 2% आयोनाइज हुआ, जैसे इसका 1.4% आयोनाइज हो गई। अब इसको आयोनाइज करने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। इसको पूरा पूरा आयोनाइज करने के लिए हीट, जो हीट का डिफरेंस है वो कहाँ, कितना डिफरेंस है? इस वैल्यू में कितना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? तकरीबन 17.4 किलो जूल पर मोल का। ये 17.4 किलो जूल पर मोल ये गए कहाँ पर? ये कहाँ गायब हो गए? ये रिएक्शन के अंदर कहाँ यूटिलाइज होंगे? ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये यूटिलाइज होगा इसको आयोनाइज करने के लिए। तो ये -17.4 ये क्या है? ये इसकी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। देखो मेन रेफरेंस वैल्यू कब कम हो, जितनी कम होगी उतनी वैल्यू कहाँ यूज़ हुई होगी, उतनी वैल्यू। अगर वीक बेस होता तो उसको आयोनाइज करने के लिए, सर अगर दोनों वीक हों तो
अरे सर इस सूरत में क्या करेंगे, H और OH, असल रिएक्शन तो हमारा वही है, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर, और यह आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनिया एसीटेट। चलो अब पता चला कि यहाँ पर जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू अब चेक की, ज़ाहिर बात है तो अंडरस्टूड है कि माइनस उठता है, पता चला कि -20 आई। कितने का डिफरेंस आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, 37.4 किलो जूल पर मोल। ये 37.4 कहाँ चले गए, इसको भी आयोनाइज करना पड़ा, इसको भी आयोनाइज करना पड़ा। चलो फर्ज करें अगर मुझे इनमें से एक की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पता हो तो दूसरे की मैं निकाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले रिएक्शन में मुझे इसकी पता चल गई थी 17.4। अब जो डिफरेंस बचा है इसको इसमें जोड़ लो, अब जो डिफरेंस बचा 57.4 में से माइनस करके निकाल लो, अब कितना जितना डिफरेंस बचा है वो इसकी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। देखो ना इसकी तो नहीं कराए, मतलब इस सूरत में अगर दोनों वीक हो तो इस सूरत में एक की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आपको पता हो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पता हो, तो दूसरे वाले की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी हम निकाल सकते। ठीक है, तो बेटा ये था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बताया, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जहाँ न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन देखो ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब अगर एमसीक्यू बनता है कि बेटा इनमें से ज़्यादा एक्सोथर्मिक कौन सा है, 4 रिएक्शन लिखे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक कौन सा होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऑप्शन में ये होगा, एक का स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होगा, एक का वीक बेस। तीसरे वाले ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, वीक एसिड ले लेंगे, चौथे वाले में सारी चीज़ें वीक ले लेंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू पता हो तो आप उस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी निकाल सकते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा आयोनाइज हो जाता है। ओके, मेरे ख्याल है काफ़ी बातें हो गई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट एंथैल्पी की तरफ चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी पढ़ा दो, लैटिस एंथैल्पी जाहिर करूंगा किससे, डेल्टा H नॉट से समझ जाओगे, यहां लैटिस लिखा हुआ होगा। पहचान देखो, न्यूट्रलाइजेशन को पहचान लोगे, कंबस्शन को पहचान लोगे, फॉर्मेशन को पहचान लोगे, पहचान ध्यान में रखते रहो। फॉर्मेशन में 1 मोल सब्सटेंस उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट से बनेगा, कंबस्शन में 1 मोल सब्सटेंस को जलाओगे। लैटिस एंथैल्पी बेटा जब 1 मोल गैसियस आयंस, 1 मोल गैसियस आयंस कंबाइन होंगे, 1 मोल गैसियस आयंस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे बेटा, 1 मोल लैटिस बनाएंगे। इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी, गैस तो ये लैटिस पढ़ा। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, पहले आयंस होते हैं, वो आयंस आपस में मिलते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है, लैटिस एंथैल्पी। ये टर्म आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होती है। लैटिस बनाएंगे, लैटिस बनाएंगे तो बेटा एनर्जी आपको तो इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, -788 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव। लैटिस एंथैल्पी फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कहा बेटा MgCl2 सॉलिड कौन से आयन, गैसियस आयन, 1 मोल गैस। ये देखो स्पेशली इसके अंदर जो ध्यान में रखना है ना वो ये है कि 1 मोल गैसियस आयंस, छोटा लिख दिया जरा, लिखा हुआ 1 मोल गैसियस आयंस। आपसे कहा कि बेटा इसके लैटिस एंथैल्पी की इक्वेशन लिखो, तो इसके लैटिस एंथैल्पी वाली इक्वेशन लिखो, तो आपके पास ये कंपाउंड है, आपने क्या लेना है, मोल मैग्नीशियम Cl2 किस फॉर्म में, सॉलिड, ये गैसियस फॉर्म में। बेटा ये किस फॉर्म में, गैस है। कौन से, क्या ये लेना है, नहीं, आयंस लेना है, मैग्नीशियम का आयंस, क्लोराइड का आयंस, ये इक्वेशन बन जाएगी। 1 मोल आयोनिक कंपाउंड जब फॉर्म होता है उसके गैसियस आयंस से, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड जब बनता है
उसके गैसियस आयन से, उस वक्त जो एनर्जी का चेंज आता है, उस वक्त जो इंथैल्पी का चेंज आता है, उस इंथैल्पी की चेंज को आप लोग क्या नाम देते हैं? उस इंथैल्पी चेंज को आप नाम देते हैं लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू बेटा ऑलवेज नेगेटिव। जब भी लैटिस बनेगा, गैसियस आयंस अरेंज होंगे, क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को आप लोग क्या नाम देंगे? लैटिस इंथैल्पी का। अच्छा, इसको रिवर्स करके भी आप समझ सकते हैं। अगर इसके डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी? ऊपर तो नहीं चला गया, मैं ऊपर चला गया हूँ। हाँ, नीचे नीचे NaCl सॉलिड Na प्लस Cl माइनस, कौन से आयन है? गैसियस आयंस। 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को क्या कर रहा हूँ? ब्रेक कर रहा हूँ उसके गैसियस आयंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में। अब बेटा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? ये भी क्या कहलाएगी? ये भी लैटिस एंथैल्पी है, लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? लैटिस तोड़ रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। नॉर्मली लैटिस के लिए यही, लेकिन लैटिस को तोड़ना भी पड़ सकता है। लैटिस को जब लैटिस बनता है उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी भी कौन सी एनर्जी है? लैटिस एनर्जी। और जब लैटिस को तोड़ना पड़ेगा तो जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी भी कौन सी है बच्चों? लैटिस एनर्जी। तो यहाँ मैंने क्या किया? सिर्फ इक्वेशन रिवर्स करो। आपको पता है थर्मोकेमिस्ट्री में इक्वेशन जब भी रिवर्स करते हैं तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है उसको डेल्टा एच नेगेटिव, अगर मैं उसका प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दूँ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दूँ, डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसको भी बता सकते। जब किसी आयोनिक कंपाउंड का 1 मोल उसके गैसियस आयन से बनेगा तो अब जो इंथैल्पी का चेंज होगा बच्चों, वो इंथैल्पी का चेंज क्या कहलाएगा? लैटिस। पहचान सीखो, इसको अच्छी तरह से पहचानो। ये क्या है? ये गैस, यहाँ से पहचान ज़रा ध्यान में रखनी है। न्यूट्रलाइजेशन की पहचान हो जाती है, कंबस्शन की पहचान हो जाती है, फॉर्मेशन की पहचान हो जाती है। यहाँ बच्चे देख लेना, आयन्स हैं, आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? आयोनिक सॉलिड बना रहे हैं। अब जो डेल्टा एच होगा, इक्वेशन दी हो पहचान में, वो बोलता है आइडेंटिफाई, ये कौन सा वाली इंथैल्पी है, उसका नाम बताएं। तो यहाँ पर ये कौन सी वाली इंथैल्पी है? लैटिस इंथैल्पी। पहचान लोगे इसको बच्चों? बात समझ में आ रही है या समझ से जा रही है? ये तो बेटा टेस्ट में पता चलेगा, आपके कहने से थोड़ी पता चलेगा। ओके बच्चों, इंथैल्पी, ओके, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नंबर मैं भूल गया हूँ, कौन सा नंबर होगा? ये नंबर 5 हो जाएगा। मैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इंथैल्पी किससे जाहिर करूँगा? डेल्टा एच नॉट लगा हो जाएगा, समझ जाओगे। स्टैंडर्ड का मतलब समझ गए हो आप लोगों को, स्टैंडर्ड कंडीशन का पता है। आमतौर पर ही 2 ही कंडीशन होती है और इसके लिए हाइड्रेशन पूरा लिखा हुआ हो सकता है। हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या है बच्चों? सबको मालूम है। जब कोई सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वाटर के जो आयंस होते हैं, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है? इसको सराउंड करना शुरू कर देता है। ये पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान अट्रैक्शन। बेटा ये जो प्रोसेस होता है, इसी तरह से नेगेटिव आयन भी, जब आयंस बनते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो वो आयंस पहले होते कौन सी स्टेट में? गैसेस स्टेट। कौन सी स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में होता है। ये इन गैसेस आयंस को जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में सराउंड करते हैं तो सराउंड जब करते हैं किसी सॉल्ट के आयंस का वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाना, बेटा ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? जब 1 मोल गैसियस आयंस, अच्छा ये कौन से आयन है? गैसियस आयन। 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस कन्वर्ट किस में रहेंगे? ये आयंस, ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएंगे? वाटर के मॉलिक्यूल इनको घेर लेंगे, तो अब हम कहेंगे ये कौन से आयन है? एक्वस आयन। 1 मोल ऑफ गैसियस आयन अंडरगोज हाइड्रेशन। जब 1 मोल गैसियस आयन
हाइड्रेशन, जब उनकी हाइड्रेशन होती है तो उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस के अंदर भी हमेशा चूंकि ये अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये एनर्जी क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का फिनोमेना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, कहीं हाइड्रेशन देखो लिखी हुई नज़र आ रही है हाइड्रेशन, तो उस रिएक्शन के लिए प्रेडिक्शन तुम दे सकते हो कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो कौन सा वाला होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक। सर नेगेटिव आयन की भी लिख लें, तो नेगेटिव आयन कौन सी हालत में होंगे, गैसियस आयन। फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इनको सराउंड करेंगे, फिर क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी। एक पहचान इंपॉर्टेंट है, गैसियस आयन पिछली दफ़ा में भी आए थे, लैटिस एनर्जी में भी आए थे, यही गैसियस आयन हो रहे थे, लेकिन ये गैसियस आयन आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, आयोनिक सॉलिड बना रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गैसियस आयन हाइड्रेशन में जा रहे हैं। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन अंडरगोज हाइड्रेशन, तो उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड, और इसकी वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव। मुश्किल बात नहीं है, हाइड्रेशन आपको पता थी, लैटिस एनर्जी पहले से पता थी, कंबस्शन का आपको पहले से पता था, न्यूट्रलाइजेशन का पहले से पता था, कोई नई चीज़ें नहीं बता रहा, बस उसको एक टर्म के साथ एसोसिएट करके बता रहा हूँ जो एंथैल्पी चेंज। तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। अच्छा जी, अब कौन सी एंथैल्पी पढ़ा दें, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा एच मैं ऊपर चला जाता हूँ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बेटा 1 मोल सॉल्यूट लोगे, वन मोल सॉल्यूट किस में डिसॉल्व करोगे, चलिए सॉल्वेंट में कौन सा ले रहा हूँ, देखो सॉल्वेंट एक्सिस में क्यों लिया ये भी बता दूँगा। एक्सिस में लेने का मतलब क्या होता है और क्या इसका में फ़ायदा क्या होता है। NaCl को आप डिज़ोल्व करेंगे, ये डिज़ोल्व हो जाएगा, इसके किस फॉर्म में आ जाएगा ये NaCl, और NaCl एक्वस फिर आगे किस पे टूट जाएगा, क्या लिया मैंने, 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा लिया बेटा, चलो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये 10 लिखता तो मैं क्या लिखता कि ये NaCl कितने मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व है। तो बेटा सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज करने से भी अब ये जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर बेटा ये जो एंथैल्पी चेंज आया, ये एंथैल्पी चेंज क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये जो एंथैल्पी चेंज आया, ये एंथैल्पी चेंज क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्वेंट का अमाउंट बेटा जैसे जैसे चेंज करते हैं ना आप, वैसे वैसे डेल्टा एच की वैल्यू भी चेंज होती है। क्या सवाल, क्या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, हाँ करती है। जब सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा तो इसे तो मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए अब इसको आप हाँ, ये इसका अमाउंट हर सॉल्यूट के लिहाज से चेंज होता रहता है। यानी NaCl के लिए इसका अमाउंट 10 वाटर के, मैं इसको 10 ml ले लूँ तो उसमें NaCl का कुछ और क्वांटिटी डिसॉल्व होगी। मैं MgCl2 ले लूँ तो उसी 10 ml में MgCl2 कुछ और डिसॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो पहला इसको आसान करके समझो, क्या ये डेल्टा इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है, हाँ करती है। फिर हम क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट को बढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि सॉल्वेंट बढ़ाने से कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। एक वक्त ऐसा आता है कि जब
कंसंट्रेशन आपने जितना सॉल्वेंट बढ़ाना है बढ़ा लो, अब उसकी सॉल्युबिलिटी के अंदर, उसके डिसॉल्व होने के अंदर कोई हीट के अंदर चेंज नहीं आता, इसीलिए इसको कहते हैं हम एक्सेस। अब इसकी क्वांटिटी डेल्टा एच की वैल्यू के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी, तो यानी अब सारा का सारा किसके ऊपर आ जाएगा, इसी का। जब एक मोल किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करोगे, उस वक्त जो एंथैल्पी ऑफ चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। चलो अब ज़रा इसको मैं आपको एक और अंदाज से इसको दिखाता हूँ, ठीक है ना। डेफिनेशन तो नोट कर ली होगी, डेफिनेशन नोट लिखनी तो है नहीं, डेफिनेशन सिर्फ ध्यान में रखनी है। इस काम को आप लोग कहते हैं। अब ज़रा सोच समझ के बताना, तुम्हें अभी पढ़ाई हुई टर्म्स का तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। NaCl सॉलिड को मैंने गैसीय साइंस में तोड़ दिया, इस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे? शाबाश, वेरी गुड। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव। लैटिस तोड़ रहा हूँ मैं, लैटिस बना नहीं रहा, लैटिस तोड़ रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ये एक्वस में नहीं जाएंगे। अब हो क्या रहा है, ये जा रहा है कहाँ पर, इसे क्या बोलेंगे, इसे आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बताइए हुए ज़रा, मैं डिफरेंट स्टाइल में समझा रहा हूँ तुमको। ये लैटिस है, ये हाइड्रेशन। अब तुम्हारे सामने सॉल्युबिलिटी की कंडीशन तुम्हारे सामने क्लियर है। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू कैसी होगी बेटा, नेगेटिव 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 वैल्यू हो गई। तो बेटा अब फॉर एग्जांपल बताओ, लैटिस एनर्जी की वैल्यू 500 है, इन दोनों के मिलाकर वैल्यू है 300। ये सॉलिड डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, इसे ये सॉलिड डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ये सॉलिड, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, कम। ठीक है, तो ये सॉलिड तो डिसॉल्व नहीं होगा। हाँ, अगर कंडीशन को मैं बोलूँ अब ये डिसॉल्व होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। देखो कंडीशन क्राइटेरिया ऑफ सॉल्युबिलिटी आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 में पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। चैप्टर 4 आया था बार बार, चैप्टर 4 में पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को, इसलिए याद नहीं होगा, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। तो लैटिस एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी के अंदर आपको बताया हुआ था बेटा, ये हाइड्रेशन की एनर्जी है। वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होता तो हम इसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है ना। तो आपकी पहली कंडीशन क्या है कि भाई अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर तो ये ज़्यादा हो किससे, लैटिस एंथैल्पी से, कंपाउंड इज सॉल्युबल। और चूंकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू अब बताओ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू कम है अगर, तो जाहिर बात है साइन कौन सा आएगा बेटा यहाँ पर, नेगेटिव। यानी ये प्रोसेस कौन सा, एक्सोथर्मिक। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बेटा दूसरा केस क्या हो सकता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो तो लेस सॉल्युबल, इसको कह देते हैं लेस सॉल्युबल। इस सूरत में भी हल हो जाता है लेकिन कम हल होता है। कैसे हल होता है, अब रिक्वायर्ड एनर्जी तो है नहीं, फिर वो क्या करता है, सिस्टम में से एनर्जी निकालता है। यानी इसको फॉर एग्जांपल ये 500 है, इसकी वैल्यू है 450, इसको डिसॉल्व होने के लिए कितनी चाहिए, 50। ये 58 कहाँ से निकालेगा, सिस्टम में से निकालेगा। सिस्टम में से निकालेगा, लेस सॉल्युबल होगा, फिर ये क्या होगा, कम हल होगा। लेकिन ये जो चेंज आएगा, ये चेंज इस सूरत में क्या आ जाता है, क्योंकि सिस्टम्स की एनर्जी क्या हो रही होती है, कम हो रही है।
अगर सर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो तो ये बेटा हैसेस लॉ लग रहा है पूरा पूरा होगा, पूरी हीट, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। कल का हमारा लेक्चर हैसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन है। एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर बराबर हो लैटिस एंथैल्पी के, अभी बेटा सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाता है वो, और ऐसी कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू होती है 0। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव किस सूरत में होगी, नेगेटिव किस सूरत में होगी, 0। एमसीक्यूज के पॉइंट मिल गए। होती क्या है, एक मोल सॉल्यूट को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने में जो एंथैल्पी चेंज होता है, उस एंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लें। ओके, 5 तरह की एंथैल्पी हो गई थी, और छोटी छोटी एंथैल्पी अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, आसान आसान सी बात है बेटा, ये कोई मुश्किल बातें नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जाहिर किससे करूँगा, डेल्टा एच, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये, और यहाँ पर क्या लिखा होगा, फ्यूजन। एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए, उस एंथैल्पी चेंज को क्या नाम देंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। बताता आ रहा हूँ, देखो ये वाला चेंज कैसा होगा, एंडोथर्मिक चेंज होगा। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए या रिलीज होगी, रिक्वायर्ड है। जो हीट चाहिए वो हीट क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और इसकी वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव, यानी ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक। पहचान बताता जा रहा हूँ, एक्सोथर्मिक कौन से हैं, एंडोथर्मिक कौन से, देख के कैसे पहचानेंगे, ऐसे ही पहचानेंगे प्रोसेस कौन सा चल रहा है। हाँ, बात की प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में क्या बताया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बताया, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताया कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। लेकिन अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि दिस सॉल्ट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या समझोगे, एंथैल्पी चेंज कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। लेस सॉल्युबल है तो एंडोथर्मिक। ओके बच्चों, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अब तक तो समझ गए होगे क्या कहानी होगी सब्लिमेशन के अंदर। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वन मोल सॉलिड 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए बेटा जो हीट दी जाएगी ये क्या कहलाएगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी। चलो अब ये काम मैंने डायरेक्ट कर लिया, अगर मैं तोड़ के करता, इसको पहले मैं लिक्विड में कन्वर्ट करता, फिर मैं इसको किस में कन्वर्ट करता, गैस में, तो बताओ ये वाली एंथैल्पी क्या कहलाती, जल्दी से बोलो। ये वाली वेपोराइजेशन। हैसेस लॉ लगा देते हैं, मैं हैसेस लॉ लगा सकता हूँ, देखो ये कल हम अप्लाई करेंगे हैसेस लॉ। मैं ये लिख सकता हूँ सब्लिमेशन फ्यूजन प्लस
वेपोराइजेशन लिख सकते, ये तो हैसेस लॉ है, इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा, हैसेस लॉ। ऐसे चलो पूछता तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन तुमसे वैसे ही पूछता हूँ मैं क्वेश्चन, आपके ख्याल में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू ज़्यादा होगी या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी? सॉलिड है, सॉलिड को तोड़ने के लिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसकी होगी? सॉलिड की। और अगर आपने ऐसा कहा, आपकी नैया डूब गई। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बेटा जनरली ज़्यादा होती है। वजह सुन लो, वजह सुन लो, एक पॉइंट ये जनरली ऐसा होता है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के मुकाबले, आप कभी वैल्यूज़ को गौर कीजिएगा, ये सवाल आते कहाँ से हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बहुत सारी लिखी होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपोर किसी सब्सटेंस के लिए आइस की वेपोराइजेशन भी पता होगी आपको और वो सारी पता होंगी। आप देखिएगा वेपोराइजेशन की वैल्यू आमतौर पे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हालांकि फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है? सॉलिड में होती है, उसको तोड़ना है। लेकिन सॉलिड के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक्सटेंड इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसका ज़्यादा पार्टिकल्स के साथ वो कॉन्टैक्ट में नहीं होता, वो मखसूस पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में होता है। लिक्विड के अंदर, लिक्विड का जो पार्टिकल है बेटा, वो तो घूम रहा है, फिर रहा है, उसकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस में क्रिएट कर रहा होता है। इस वजह से आमतौर पर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है। तो बेटा ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी हो गया। चलो एक और एंथैल्पी बता देते हैं आपको, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है बेटा? एक एलोट्रॉप को दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एक मोल एलोट्रॉप को, आप देख रहे हैं पर मोल के लिए डिफाइन है। मैंने कल एक बात की थी कि डेल्टा एच की वैल्यू किसके लिए डिफाइन होती है? पर मोल के लिए। अब तक तो पता चल गया होगा। क्या वो पर मोल रिएक्टेंट का होता है या प्रोडक्ट का होता है? ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसे। प्रोडक्ट का किस सूरत में अब तक आया है? प्रोडक्ट का आया है हीट ऑफ फॉर्मेशन की सूरत में। न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों का 1-1 आपने लिया हुआ था, 1 मोल HN 1 मोल OH। हीट ऑफ कंबशन में 1 मोल रिएक्टेंट का, सब्सटेंस का। हीट ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ गैसियस आइन जब हाइड्रेटेड होते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन ये हो गई। हीट ऑफ सॉल्यूशन जब 1 मोल सॉल्यूट का, ये सारे रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं। एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में बेटा ये जो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ जो एंथैल्पी चेंज आएगा, इस एंथैल्पी चेंज को हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। थोड़ा सा याद होगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर हम रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज करते हैं, तो उस वक्त के जो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। और अगर उसी कंडीशन पे आप उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करोगे तो वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एक और एंथैल्पी बेटा आप लोगों को बता देते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जाहिर करूंगा किससे? डेल्टा एच एटोमाइजेशन। और अगर स्टैंडर्ड है तो अब तक याद हो गया होगा बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन के बाद। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, किसी भी सब्सटेंस से 1 मोल गैसियस आइन बनाना है मुझे, ज़रा एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कहा इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की इक्वेशन लिखो, तो पहले से गैस है, लेकिन आपको क्या कहना, कार्बन को भी किस फॉर्म में लेकर आना? गैस की फॉर्म में। और सब्सटेंस के 1 मोल से मुझे क्या बनाने हैं? गैसियस आइंस, गैसियस एटम बनाने। क्या बनाने? गैसियस आइंस नहीं, गैसियस एटम्स। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा बेटा कार्बन, क्या हो रहा है? 1 मोल गैसियस आइन बन रहा है। एक और गौर करो, इस एंथैल्पी चेंज को मैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तो कहूँगा, इसके साथ साथ कुछ और भी कह सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकता हूँ मैं। यानी पता चला कि यार एक रिएक्शन के लिए अगर 2 तरह की एंथैल्पी को का नाम लिया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए किस सेंस में लिया है। ये सब्लिमेशन भी है, एटोमाइजेशन भी है। सर अगर ऑप्शन में आ जाए कि ये एटोमाइजेशन है या सब्लिमेशन, बेटा ऐसे MCQ नहीं बनाएंगे, फजूल के MCQ मत सोचा करो ना, ऐसी बात है।
वो ट्रिक होगी, वो पागल थोड़ी है कि वो उनको भी पता है कि इसको ये भी बोलते हैं ये भी बोलते हैं। H2 1 मोल गैस है बेटा, क्या बना दो, गैसियस एटम बनाने, गैसियस आयन नहीं बनाने, गैसियस एटम बनाने। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि CaCO3, मुझे इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की इक्वेशन लिखनी है। चलो गैस करो क्या होगी। Ca कौन सी फॉर्म में, कार्बन कौन सी फॉर्म में, सॉरी गैस, कार्बन कौन सी फॉर्म में, गैस, कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, कौन सी फॉर्म में। बैलेंसिंग के चक्कर O2 नहीं लिखना है, बना ही एटम रहे हो तो पता चला इसको O2 कर इसको 3, ज़्यादा फनकारियाँ मत दिखा। O2 नहीं लिखना है, 3O लिखना है। ठीक है, इसको कितना रखना है आपने, 1 मोल। ठीक है ना, चलो शाबाश। MgSO4, शाबाश। बताओ क्या होगी इंथैल्पी ऑफ एटम, Mg गैस, सल्फर गैस, 2O2 नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इंथैल्पीज हो। आपको जो है ना थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये, चलो अब मैं छोटा सा तुम्हें एक सेल्फ टेस्ट देता हूँ। तुम लोग मुझे बताओ कि सर ये कौन कौन सी इंथैल्पी है, आइडेंटिफाई करो जरा। आइडेंटिफाई करना है ज़रा तुम लोगों ने कि सर ये वाली कहानी कुछ हो रही है। सॉलिड Mg+2 आयंस, आइडेंटिफाई करना है एंथैल्पीज को। चलो लिखिए। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के हवाले से भी एक और पॉइंट लिखना है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हीट दोगे ना, चलो आइडिया लगाओ, एक और लिख देता हूँ सातवां में। ओके, पहला वाला एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दूसरा वाला एंथैल्पी, लेटेस एंथैल्पी, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव। अच्छा, वैसे आमतौर पे लेटेस बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लेटेस तोड़ लाता है, अगर ये रिवर्स लिखे होते तो नेगेटिव हो जाता। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, आइन क्या हो रहा है, हाइड्रेटेड हो रहा है, एक्वस पे कन्वर्ट हो रहा है।
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, बोलो वैल्यू, बोलो। आइडिया लगाना है, तुक्का मारना है। मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का तुक्का मारना है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तुक्का मारना है नेगेटिव की तरफ, ये डिपेंड करता है कंपाउंड कैसा बन रहा है। स्टेबल कंपाउंड बन रहा होता तो नेगेटिव होता। ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके लिए तुक्का है, ये मुझे खुद भी नहीं पता। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसी होती है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन चूँकि अगर ये डिज़ोल्व हो गया पूरा डिज़ोल्व हो गया है, तो ये अब आपको आइडिया कर, मतलब थोड़ा सा लगा सकते हो आइडिया कि ये चीज़ डिज़ोल्व हो रही है या नहीं हो रही। कंप्लीटली सॉल्युबल है तो ये चूँकि स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, मैंने कैसे आइडिया लगाया होगा ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है। सेकेंड एक है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्वस बना रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज नेगेटिव। अब मैंने अगर किसी मज़ीद एंथैल्पी की बात की तो आपने मुझे मारना शुरू कर देना है, इसलिए कल तक के लिए इजाज़त। कैमरामैन डॉक्टर शहजाद शाह के साथ इमरान सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।